अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी को वाज़े चैलेंज करते हुए कहा है कि अपनी चोरी बचाने के लिए आपने जो मर्जी करना है करें, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और दीगर अफराद को पैगाम दिया कि कौमें गरीब नहीं होती, करप्शन उसे और मुल्क को गरीब बना देती है। एक वक्त था कि दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती थी और लोग हमारे तरक्की करने के मॉडल्स को अपनाते थे, लेकिन आज पाकिस्तान पर तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ है। 10 बरस में जिस तरह इस मुल्क को मकरूज किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारा टैक्स का इकट्ठा होने वाला पैसा 4,500 अरब है और इसमें से 2,000 अरब रुपए सिर्फ कर्जों की अकसात अदा करने में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सूबा सिंध सबसे खुशहाल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का मालियाती दारुल खिलाफा मौजूद है। इस सूबे से गैस निकलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत और करप्शन है। घोटकी में सिंध की 70% गैस निकलती है। यहाँ गैस के 250 कुएं हैं, लेकिन फिर भी ये ज़िला पसमानदा इलाकों में शामिल है। अपनी बात को जारी रखते हुए इमरान खान का कहना था कि ज़ेर ज़मीन मौजूद कुदरती ज़खायर रखने वाले जिन अजला को सबसे आगे होना चाहिए था, वो सबसे पीछे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि NFC अवार्ड के जरिए सब इख्तियार सूबों के पास चला गया है। 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ की हालत यह है कि वफाकी हुकूमत के पास 5,500 अरब रुपए हैं, जिसमें से 2,000 अरब कर्ज और बाकी 3,500 में से 2,500 अरब सूबों को चला जाता है और हमें 1,700 अरब दिफा के लिए देने पड़ते हैं और मरकज़ 700 अरब के खसारे में है। सिंध की गैस की रॉयल्टी का पैसा घोटकी के लोगों को ना मिलना करप्शन है। आवाम पर खर्च होने वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर चला जाता है और एक सियासी खातून के नाम पर 5 घर निकल आते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क को मकरूज करने वालों का जब एहतसाब हो रहा है तो जमहूरियत खतरे में आ गई है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है शहबाज चौधरी साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं शहबाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इमरान खान साहब ने एक वाज़े चैलेंज दिया है नवाज़ और जरदारी को कि जो मर्जी कर लें, आपको छोड़ेंगे नहीं, एहतसाब होने वाला है। जी जी, अच्छा सर, इसमें ये तो समझने वाली बात है कि इमरान खान को जो मैंडेट मिला है वो सारे का सारा एहतसाब के अमल का है, इंसाफ का है। और अगर इस मामले में वो किसी भी सतह पर वो कोई कमी कोताही करते हैं, कोई ढील देते हैं, आपने देखा होगा कि जो नवाज शरीफ का मामला हुआ है अभी रिहाई का, जमानत पर जो उनको 6 हफ्ते के लिए वो बाहर आए हैं, तो उस पर भी अदालत की तरफ से जब उनको कोई मिला है रिलीफ, तो मिला है। हुकूमत ने इस मामले में भी उनको डॉक्टर्स तो दिए, उनको हॉस्पिटल तो दिए, उनको तमाम सिक्योरिटी तो दी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये वाज़े पैगाम भी आया है उनकी तरफ से ना शहबाज साहब, हुकूमत की तरफ से वाज़े पैगाम आया है कि हमने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, अदालत ने छोड़ा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये सारी चीजें वाज़े करती हैं कि वो एहतसाब के अमल में किस हद तक संजीदा हैं, और ये पैगाम जो है वो हर सतह पर दे चुके हैं। ये सिर्फ एक इन दोनों जमातों के लिए पैगाम नहीं है, बल्कि हर जमात के लिए और खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका आगे लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। खबरें हैं और बावसूख ज़राए से हैं कि तकरीबन 60 के करीब मजीद ऐसे सियासी और दीगर तबकात से लोग हैं जो कि करप्शन और एहतसाब के अमल का भी आगे निशाना बनने जा रहे हैं। और ये बुनियाद आज का जो है, ये बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को जो उन्होंने ललकारा है, ये यही है कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे तो जो छोटे छोटे मामलात हैं वो तो फौरी क्लियर हो जाएंगे ना जी, क्योंकि ज्यादा पैसा तो इन्होंने लूटा है ना, तो इनको इनका एहतसाब होना जरूरी है। तो दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तनकीद का निशाना फिर बनाया गया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा कि जी नैब काला कानून है, सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, वही तनकीद नहीं। इसे ये सर, बिलावल दरअसल एक ये कह लें कि स्पोक्समैन है अपने वाले साहब के जी। वो स्पोक्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं और जैसा कि दीगर सियासी जमातों में स्पोक्समैन होते हैं, वो पीपल्स पार्टी के इस वक्त पीपल्स पार्टी की बजाय भी और सियासी जमात के तर्जमान की हैसियत से बात नहीं कर रहे। उनका टोटल बयानिया जो अभी तक का है वो सिर्फ अपने वाला साहब के तर्जमान का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो ये आज का भी जो रद्द अमल है नैब के हवाले से, कहाँ थे ये लोग जब से नैब बना है? शहबाज साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं,
क्या आप क्या समझते हैं कि उनका जो ये बयानिया है वो अपने वालिद साहब को बचाने के लिए है? सिर्फ वालिद साहब की तर्जमानी है और उनको बचाने के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। आपने देखा कि उन्होंने जो लास्ट असेंबली में, कौमी असेंबली में खिताब किया, वो इंग्लिश में था और जरदारी साहब साथ बैठे हुए थे। ये कौमी असेंबली में अमूमन ये होता है कि उर्दू में बात की जाती है, उन्होंने इंग्लिश में बात की। ये एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए और एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई और इसमें टोटल कोशिश ये की गई कि हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को प्रेशराइज किया जाए, दबाव का शिकार किया जाए और किसी तरह जरदारी को इस सारे मामले से निकाला जाए। अच्छा, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कराची के लिए एक बड़ा ऐलान किया, 162 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दिया है जो वहाँ पर जो है वो बेहतरी के लिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, सब्ज़ा भी नहीं है अगर आप ऊपर से व्यू लें, काफ़ी मसाइल हैं वहाँ पर। तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने सिंध हुकूमत को कि सिंध हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी थी, पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, उन्होंने क्या किया है कराची के लिए? अच्छा, इस पर पहले तो जी मैं मौजूदा हुकूमत की तरफ जाऊंगा कि इन्होंने देर आयत दुरुस्त आयत वाला काम किया है। इनको पहले जो था मुआशी हब है कराची, हमारा टोटल जो मईशत का सिस्टम है वो कराची से निकलता है, कराची से चलता है। इन्होंने थोड़ी देर की लेकिन आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये बहुत एक शानदार अमल है। और जहाँ तक सिंध का मामला है और सिंध में पीपल्स पार्टी का मामला है और दीगर वहाँ की सियासी जमातों का मामला है, तो वो कभी भी संजीदा लोग नहीं रहे। वहाँ डेरा कल्चर चलता है, वहाँ पर साई कल्चर चलता है, वहाँ पर वोट जो है वो ये अमानत नहीं है एक आम आदमी की, वो बेसिकली वो जैसे दर खरीद गुलाम होता है, एक नस्ल दर नस्ल वहाँ सिस्टम चल रहा है। तो वहाँ ना लोगों को इस सतह पर शऊर नहीं था। अब ये हुआ है कि लोगों को शऊर आया है ग्लोबलाइजेशन के अमल की वजह से, मतलब कम्युनिकेशन जो गैप था वो भी खत्म हुआ है, अब वो खत्म हुआ है और लोगों को अब शऊर आ रहा है। और दूसरा जो बड़ा मामला होगा वो ये है कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में जगह बनानी है। वो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जिस हद तक कामयाब हुई है, गिलगित में उनके लोग हैं, अब कश्मीर में उनका मामला काफी हद तक आजाद कश्मीर में बेहतर है। इसी तरह वो सिंध में एक बेहतरीन शॉट ये लगाई है उन्होंने। इसको मैं समझता हूँ कि इस तरीके लिए सियासी हवाले से भी और कौमी हवाले से भी और अवामी खिदमत के हवाले से ये बेहतरीन इक़दाम है। और इसके अलावा जो वहाँ के छोटे छोटे मसाइल पर उन्होंने जाकर तवज्जो दी है, खुसूसी तौर पर उन्होंने वहाँ के कचरा सिस्टम पर तवज्जो दी है, सीवरेज के सिस्टम पर खुद उन्होंने बात की है, फिर वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात की है। अगर आप कराची गए हैं तो आपने देखा होगा कि दुनिया का बदतरीन जो निज़ाम है वो ट्रांसपोर्ट का कराची में है, दुनिया का बदतरीन निज़ाम जो सफाई का है वो कराची है। ठीक है, शहबाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बता रहे थे कि कराची के हवाले से जो इमरान खान साहब ने इक़दामात लिए हैं, जो ऐलानात किए हैं, उन हवाले से उन्होंने अपना तजिया पेश किया। और वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि पंजाब में पनामा माफिया के खिलाफ जंग की वजह से अंदरूनी सिंध आने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं पूरा जोर लगाऊंगा यहाँ आने के लिए। और इसका मकसद इलेक्शन जीतना नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सूबे को नहीं पूरे मुल्क को ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बलोचिस्तान और सिंध पर ख़ास तवज्जो देनी है, यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमारे गुर्बत की कमी का प्रोग्राम सबसे बेहतर होगा। इस सिलसिले में हमने चीन से भी सीखा है और अब पूरी तरह इस प्रोग्राम पर जोर लगाएंगे और चीन हमारी मदद भी कर रहा है। पुलिस के निज़ाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंदरूनी सिंध पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और झूठी FIR कटवाई जाती हैं, मुखालफिन पर जुल्म किया जाता है, लोगों को इतना खौफजदा कर देते हैं कि वो दूसरों को वोट देने से डरते हैं, उन्हें गुलाम बनाया जाता है, पानी काट दिया जाता है। हमारी इस सब के खिलाफ जंग है और मैं इसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल सिंध आता रहूंगा, इसलिए नहीं कि वोट लेना है बल्कि सिंध को तब्दील करना है, अंदरूनी सिंध लोगों की मुश्किलात को हल करना है। और दूसरी तरफ अगर बात करें आमदन से ज़ायद असासों की, तो स्पीकर सिंध असम्बली के जिस्मानी रिमांड में 12 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। कराची की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासे के केस में स्पीकर सिंध असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 12 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। शहर कायद की अदालत में स्पीकर कौमी असम्बली को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया और इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान अहाता अदालत में मौजूद थे। आगा सिराज दुरानी की अदालत में पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के जालों ने उनके हक में नारेबाजी की और गाड़ी पर फूल भी निछावर किए। अदालत में समाअत के दौरान कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब इस्तगासा की जानिब से यह बताया गया कि आगा सिराज दुरानी के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें अदालत में जमा करवा दिया गया है। समाअत के दौरान आगा सिराज दुरानी ने अदालत में बयान दिया कि गुज़श्ता रिमांड के बाद मुझसे सिर्फ 10 मिनट की तहकीकात की गई, बार बार वही सवालात पूछे गए जो ठीक नहीं हैं।
समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर की जानिब से यह बताया गया कि आगा सिराज दुरानी की 11 करोड़ रुपए की आमदनी है, लेकिन 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनका हिसाब नहीं दिया गया, जबकि आगा सिराज के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी की गई हैं, तहाँ वो रकम की लेन देन से मुतालिक सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। इस पर आगा सिराज दुरानी के वकील की जानिब से नैब इस्तगासा की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और कहा कि उनके मौक्कल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट में शवाहिद नहीं पेश किए गए। दुरानी समाअत नैब की जानिब से ये कहा गया कि कुछ लोग हैं जो नकद से पे ऑर्डर बनाते थे, उनको तलाश करना है और मजीद तफ्तीश करनी है, इसलिए जिस्मानी रिमांड में मजीद तोसी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि 3 मुल्जिमान ने जमानत करवा ली है। इन तीनों मुल्जिमान को इस शर्त पर जमानत मिली कि नैब से तहकीकात में मदद करेंगे, मगर वो बयान रिकॉर्ड करवाने नहीं आए। अफराद के पास मोटरसाइकिल भी नहीं, मगर करोड़ों रुपए के तोहफे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिम आगा सिराज दुरानी ने इन तीनों अफराद को जानने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है, लिहाजा उनके जिस्मानी रिमांड में 15 दिन की तोसी की जाए। इस पर सिराज दुरानी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्जिम को गिरफ्तार करने के हवाले से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तफ्तीश के इब्तदाई मराहल में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मुल्जिम के वारंट में गिरफ्तारी की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। सिराज दुरानी के वकील का कहना था कि इस वक्त लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। नैब लोगों को जलील कर रहा है। KDA के डायरेक्टर को भी हथकड़ी लगाकर इदारे में घुमाया गया है और इस पर उन्होंने तनकीद की। समाअत के दौरान उन्होंने मजीद बताया कि मुल्जिम के आबाओ अजदाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो दुरानी कबीले के ख़ानदान से हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिम को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में छापे मारे गए, मगर इस तरह नहीं हुआ। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिम के साथ कोई बदसलूकी हुई है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमने मुल्जिम के कमरे में एयर कंडीशन लगा दिया है और असम्बली आना भी बंद कर दिया है, जबकि तफ्तीश अच्छे तरीके से चल रही है। इस पर आगा सिराज दुरानी के वकील ने कहा कि मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए और उनके मौक्कल के घर पर छापे की वीडियो फराहम की जाए। हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिस पर अदालत ने मुल्जिम के वकील को हिदायत की कि आप इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें। आगा सिराज दुरानी पर इल्जामात क्या थे? याद रहे कि गुज़श्ता बरस जुलाई में नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ करप्शन के मुख्तलिफ इल्जामात पर इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। इसके अलावा उन पर दूसरा इल्ज़ाम 352 गैर कानूनी तकर्रियों से मुतालिक था, जब उनके खिलाफ तीसरी तहकीकात MPA हॉस्टल और सिंध असम्बली की नई इमारत की तमीर के लिए मखसूस फंड में खुर्द बुर्द समेत इन मनसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तकर्रियों से मुतालिक भी था। 21 फरवरी को उन्हें कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत उनका 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके 1 मार्च को पेश करने का हुक्म भी सुनाया था। बात करेंगे कराची के लिए जो अरबों रुपए का फंड जो है उसका ऐलान किया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रांसपोर्ट, सीवरेज और पानी के मनसूबों से मुतालिक कराची के लिए 162 अरब रुपए के खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया है। गवर्नर हाउस में इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इस शहर के लिए किए गए अपने वादों को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कराची का मास्टर प्लान भी एक मसला है, क्योंकि अगर तैयारे में सफ़र करते हुए नीचे देखें तो ऐसा लगता है कि पूरे शहर में कंक्रीट बिखरा हुआ है, यहाँ सब्ज़ा दिखाई नहीं देता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची शहर फैलता जा रहा है और शहर जितना फैलता है उसके लिए उतने ही मसाइल बढ़ते हैं। तहम अब हम चाहते हैं कि शहर कायद को फैलने से रोका जाए और यहाँ कसीरुल मंज़ला इमारतें बनाई जाएँ। उन्होंने कहा कि कराची के मास्टर प्लान की तैयारी तक इसके लिए अबूरी इक़दाम उठाए जाएँ, क्योंकि अगर ये इक़दाम नहीं उठाए गए तो आइंदा 2.5 साल के अंदर पता नहीं ये शहर कहाँ पहुँच जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कराची की इंतज़ामिया को कहा है कि वफाकी हुकूमत उन्हें मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 45 खरब रुपए टैक्स की मद में जमा होते हैं, जिसमें से 2 खरब रुपए कर्जे की अदायगी की मद में चले जाते हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि टैक्स आमदन में से तकरीबन 2.5 अरब सूबों को चले जाते हैं, जबकि दिफाई शोबे के लिए भी वफाक को 1700 अरब रुपए रखने होते हैं। ताहम इस तरह माली साल का आगाज़ ही खसारे पर होता है। सिंध हुकूमत को हदफे तनकीद बनाते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची का मसला हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, क्योंकि अंदरूनी सिंध से एक जमात इलेक्शन जीत जाती है और फिर गुज़श्ता 10 साल में उसने कराची के साथ क्या किया वो सबके सामने है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।